उधर जोशीमठ के हालात को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जोशीमठ में सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों के बारे में भी जानकारी दी है। रंजीत सिन्हा ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से हर प्रभावित परिवार को 1.5 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जा रही है, जिसमें 1 लाख रुपए मुआवजा राशि और 50,000 रुपए शिफ्टिंग के हैं। इसके साथ ही जोशीमठ में एनडीआरएफ के 40 जवान और पहुंच रहे हैं, जबकि 80 जवान पहले से ही मौजूद है। जमीन धंसने की वजह से 723 मकानों में दरार आई है, तो वहीं 4 वार्ड में स्थिति ज्यादा खराब है। जेपी कॉलोनी में पानी रिसाव भी पहले से कम हुआ है और इस दौरान सरकार ने 145 परिवारों का अस्थायी विस्थापन किया है, जिसमें 499 लोग शामिल हैं। प्रभावित परिवारों को 5-5 हजार रुपए राशन के लिए दिए गया है और ऐसे 73 परिवारों को फिलहाल ये राशि दी गई है। इसी के साथ साथ आपदा राहत कोष से जोशीमठ के लिए 11 करोड़ रुपए रिलीज किए जा चुके हैं। के कारण जो हाँ डेंजर के कारण लोगों को हटाए गए हैं, उसकी परिवारों की संख्या 145 है और जिसमें कि कुल अगर परिवार सदस्यों को मिलाते तो 499 लोग हैं जो अस्थायी रूप से चिन्हित राहत शिविर हैं। जोशीमठ में कक्ष है 344, क्षमता है पूरे देश के लोगों की आस्था का ये स्थान है। जोशीमठ शहर हमारा बहुत पौराणिक शहर है, बहुत आध्यात्मिक शहर है। बगल में ओली भी है, ओली हमारे विंटर गेम्स अगले महीने होने हैं, तो सभी को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि चूँकि प्रत्येक वर्ष आपदा आती है और आपदा हमारे आना कोई अस्वाभाविक नहीं है। चूँकि तमाम जगह पर इस प्रकार की बातें भी आ रही हैं कि पूरा उत्तराखंड आपदाग्रस्त हो गया है, उत्तराखंड डूब रहा है, जोशीमठ समाप्त होने वाला है, तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की बातों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम चारधाम यात्रा पर, पर्यटन पर, यहाँ की अध्यात्म पर यात्रा करने वाले लोगों के कारण से पूरा राज्य हमारा आगे बढ़ता है। जोशीमठ के लोग हों या इस रूट पर पड़ने वाले लोग हैं, उन सभी की आजीविका इससे प्रभावित होती है। इनको भी ध्यान में रखना होगा। बाकी सरकार जोशीमठ के लोगों के साथ है, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार हो। कुछ फौरी एक्शन प्लान तय हुआ है वो अभी तक? फौरी एक्शन प्लान के तहत अभी हमने 1.5 लाख रुपए की धनराशि सभी को देने का निर्णय लिया है और आगे जो क्षति का आकलन होगा, बाजार के जो रेट होंगे, उन रेटों के आधार पर जो हमने वरुणावत पर्वत के समय में उत्तरकाशी में भी तय किया था, केदारनाथ यात्रा के समय में भी तय किया था, अन्य जो भी हमारी आपदाएं आई हैं उन आपदाओं के समय में जो हमने प्रावधान किए हैं या जो और अच्छे प्रावधान हो सकते हैं, हम उन सभी विकल्पों पर विचार करके यहाँ के लोगों की हर संभव सहायता करेंगे। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जो कि आज जोशीमठ पहुंचे हैं और प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं और क्या क्या सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं प्रभावितों के लिए, इसके बारे में जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा रही थी। चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए जोशीमठ में जमीन धंसने के पीछे असली वजह क्या है। भूवैज्ञानिक इन दिनों यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक जो बातें सामने आई है उसमें ये बात भी साफ है कि इंसान ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जरूर की है, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। मगर इस समय तो सरकार का फोकस सिर्फ प्रभावितों का सुरक्षा देने और विस्थापित करना है। देवभूमि के इस सुंदर शहर जोशीमठ को आखिर किसकी नजर लग गई है? क्या यह कुदरत की मार है या फिर इंसानी दखल का नतीजा? वैज्ञानिक भी इन दिनों इसी का कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो जिस जगह पर जोशीमठ शहर बसा है वहां की मिट्टी बेहद कमजोर है, साथ ही वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी सही नहीं है।
जो रेस्टोरेंट्स एंड टूरिस्ट लॉज एज वेल एज हाउसेस कंस्ट्रक्शंस हुआ है इन स्लोप रीजन में डाउन द स्लोप ऑफ जोशीमठ, उसमें फाउंडेशन उतना स्ट्रांग नहीं है। फाउंडेशन है ही नहीं, कुछ कुछ जगह थे प्रॉपर फाउंडेशन बिना ही वो खड़ा कर दिया। कुछ जगह में हमारा साइंटिस्ट ने भी ऑब्जर्व किया है जो रोड में क्रैक डेवलप हुआ है उसका साइड में ही नया कंस्ट्रक्शन बना दिया, और साइड वाला मकान में भी थोड़ा दीवार में क्रैक है, फिर ये वाला हाउस में एक्सपेंड कर दिया। मगर सवाल यह है कि आखिरकार जोशीमठ शहर बचेगा कैसे? क्या इसके लिए सैकड़ों घरों की बलि चढ़ानी होगी या फिर कोई और रास्ता निकल जाएगा? अभी जो हम लोग का सर्वे चल रहा है, दिस आर ऑल नॉट इमीडिएट सॉल्यूशन। इमीडिएट सॉल्यूशन जो होना चाहिए था सरकार ने वो कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस हाउसेस में आपका क्रैक डेवलप हुआ है वो हाउसेस को अबंडन करना चाहिए था, अबंडन हो रहा है। जिस वहाँ का लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ प्लेस में ले जाना है, वो काम भी चल रहा है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस एरिया में किसी तरह से भी किसी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ टाइम बिंग हॉल्ट कर देना चाहिए, वो भी हुआ है। जोशीमठ के हालात को लेकर पर्यावरणविदों की भी चिंता बढ़ गई है। पहाड़ को बचाना है, इसलिए जरूरी है कि सोच समझकर विकास का काम किया जाए। अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि ये खाली जोशीमठ है, कई जगहों में इस तरह की घटनाएं इसलिए भी आती हैं कि पहाड़ की जो संरचना है वो एक तरह से मलबे पर बसा है, पूरा हिमालय। तो अभी जो बड़ी आवश्यकता है, जो विशेषज्ञों को भी समझना चाहिए कि प्रकृति के विज्ञान को समझें, और प्रकृति के विज्ञान और हिमालय के विज्ञान पर आधारित ही हम ये तय करें कि हमारी कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तौर तरीके क्या होने चाहिए। जोशीमठ को लेकर सबसे ज्यादा सवाल एनटीपीसी की परियोजना को लेकर उठ रहे हैं। परियोजना की इसी सुरंग को इस तबाही का जिम्मेदार माना जा रहा है। एनटीपीसी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में। वो दिया है 2017 में, जिस पर पर्यावरण मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय ने सहमति नहीं दी, क्योंकि उन दोनों मंत्रालयों की सहमति चाहिए थी। मैंने कहा था ये प्रोजेक्ट इरिवर्सिबल लॉस है, अपूरणीय क्षति है, इसको रोक दीजिए। इसके बाद में फिर आया ऋणी गांव का हादसा। तब भी मैं आई और मैंने ये कहा कि देखिए ये ऋणी गांव का हादसा इंगित कर रहा है कि जोशीमठ में कुछ ना हो जाए। जमीन धंसने की वजह से जोशीमठ में 723 घरों में दरार आ चुकी है। अभी कुछ रोज पहले ये आंकड़ा 500 के करीब था। हालांकि अच्छी बात यह है कि 7 जनवरी के बाद कोई नई दरार नहीं मिली। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रवि कैंतुरा के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।